Hello, good afternoon to all. Dear student, today we will explain the definition class of Civil Procedure Code, and almost all laws embodies definition class, and in definition class some specific words are defined in order to remove all the confusions if the same word will be repeated in the foregoing provisions of the same code. Here the first word comes. What is code? Here, as per section 2 class 1, code include rules also. Code means civil procedure code and the rules which are made in due time by the competent authority to achieve the object of this code. So, code include rules. Once again, the code means, here the definition of code is only in 3 words. Code includes rules, but I explain here code means civil procedure code and rules means the rules which are made by the competent authority in future in order to achieve the basic purpose of the civil procedure code. So code includes rules. Next word comes decree. As earlier I told, when I was starting civil procedure code, that time I taught you the stages of civil suit, in which I explained you that in civil procedure, after the judgment, decree is prepared by the court, and if the same decree will execute, then the decree holder will get something. So here, what is the meaning of decree? According to section 2, subsection 2, decree means the formal expression of an adjudication which, so far as regards the court expressing it, conclusively determines the rights of parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit, and may be either preliminary or the final. It shall be deemed to include the rejection of plaint and the determination of any question within section 144, but shall not include any adjudication from which an appeal from an order or any order of dismissal for default. Here मैं सिंपल वर्ड में आपको बताता हूँ कि डिक्री का मतलब क्या होता है। डिक्री एक कोर्ट का फॉर्मल एक्सप्रेशन है. इट इज फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन. एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है डिक्री का, जिसमें कोर्ट किसी पार्टीज के राइट को, जो राइट उस सिविल सूट में कंट्रोवर्सी में थे या जो राइट उस सूट में क्लेम किए गए थे, उन राइट का जब डिटर्मिनेशन किया जाता है और तो वो डिक्री के थ्रू ही किया जाता है. इसे हम डिक्री कहते हैं. डिक्री का मतलब है कि ये एक कोर्ट का फॉर्मल एक्सप्रेशन है. फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब है फॉर्मली कोर्ट डिक्लेयर करता है कि किसी को क्या राइट है, किसी को नहीं.
और राइट का डिटर्मिनेशन ही डिक्री का सब्जेक्ट मैटर है। मीनिंग देयर बाई कि अगर कोर्ट ने किसी को कोई ऑर्डर दिया है कि वो कोई फर्दर एक्ट करने से रुक जाए, सपोज somebody is constructing the house and the court granted stay on it, अगर कोर्ट ने किसी को कोई एक्ट करने से, कोई कार्य करने से रोका है तो ये डिक्री नहीं होगा, क्योंकि डिक्री से एक प्रोसीडिंग को स्टे किया गया है, किसी पार्टीज के राइट को डिटरमाइन नहीं किया गया है। डिक्री का मतलब ही होता है कि जब पार्टीज के राइट डिटरमाइन हों और वो राइट जो उस सूट में क्लेम किए गए थे तो उसे हम डिक्री कहेंगे। और इसमें अगर कुछ और चीज़ें इंक्लूड हैं वो भी डिक्री माने जाएंगे। सपोज कि अगर किसी प्लेंटिफ ने सिविल सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए प्लेंट फाइल किया, आप जानते हैं कि प्लेंट सिविल सूट की फर्स्ट स्टेज होती है और ये प्लेंटिफ फाइल करता है। अब अगर कोर्ट ने किसी के प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया है, कोर्ट के पास प्लेंट को रिजेक्ट करने के कई रीजंस होते हैं। कोर्ट कभी कभी प्लेंट इसलिए रिजेक्ट कर देता है कि वो बियॉन्ड जुडिक्शन है, कभी कभी कोर्ट इसलिए रिजेक्ट कर देता है कि वो लिमिटेशन के अंदर नहीं है, या किसी भी रीजन से अगर कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट करता है, रिजेक्ट का मतलब है उस सूट को डिनाई कर देना, तो उसके लिए कोर्ट जो भी ऑर्डर देगा वो भी डिक्री होगा। बट डिक्री में कोर्ट का कौन सा ऑर्डर इंक्लूड नहीं होगा? डिक्री के अंदर कोर्ट का वो ऑर्डर इंक्लूड नहीं होगा जिसके अगेंस्ट अपील डिक्री के रास्ते अपील नहीं होती है, बल्कि ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट जो अपील होती है वो ऑर्डर के अगेंस्ट अपील के रास्ते से होती है। इन द सेंस मैं यहाँ पे आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि ऑर्डर और डिक्री में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ डिक्री भी आया है और ऑर्डर भी आता है। एक बेसिक चीज़ जो बेसिक डिफरेंस है ऑर्डर में और डिक्री में वो ये है कि डिक्री इज ऑलवेज अपीलेबल बट ऑर्डर आर नॉट अपीलेबल एक्सेप्ट सम पर्टिकुलर ऑर्डर्स। मतलब डिक्री चाहे प्रीलिमिनरी डिक्री हो या फाइनल डिक्री हो, इसके अगेंस्ट हमेशा अपील होती है, बट ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं होती है। कुछ ऑर्डर्स हैं जिनके अगेंस्ट अपील होती है, बट सारे ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कौन कौन से ऑर्डर्स अपीलेबल हैं, कौन कौन से ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं होते हैं। फिलहाल तो अभी बेसिक आप इतना ही समझें कि डिक्री इज ऑलवेज अपीलेबल बट ऑर्डर्स आर नॉट अपीलेबल एक्सेप्ट सम सर्टेन ऑर्डर्स। तो डिक्री भी दो तरह की होती है, एक प्रीलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री। प्रीलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री में क्या डिफरेंस होता है? प्रीलिमिनरी डिक्री एक ऐसी डिक्री होती है जब कोई सूट सिविल कोर्ट में फाइल होता है और सिविल कोर्ट प्राइमा फेसी उस सूट में जो क्लेम की गई जो राइट्स हैं उन राइट को प्राइमरीली
एक्सेप्ट कर लेता है फाइनल जजमेंट के पहले ही, और जब प्राइमरीली बिफोर डिस्पोजल ऑफ द केस फाइनली अगर कुछ राइट्स और उस क्लेम को एक्सेप्ट कर लेता है और डिक्री पास कर देता है तो उसे हम प्रीलिमिनरी डिक्री कहते हैं। ये प्रीलिमिनरी डिक्री ही फाइनल में कन्वर्ट हो जाती है पूरी प्रोसेस के बाद। तो इस तरह डिक्री दो तरह की होती है, एक प्रीलिमिनरी डिक्री और एक फाइनल डिक्री। बट इसके अंदर कोर्ट के वो ऑर्डर्स इंक्लूड नहीं होते हैं जिनके अगेंस्ट अपील, ऑर्डर के अगेंस्ट अपील होती है, और कोई भी ऐसा ऑर्डर जिसमें कोई पार्टीज कोर्ट में अपीयर नहीं होती है तो उसके सूट को डिसमिस कर दिया जाता है। और जब इस बेस पर कि कोई पार्टी कोर्ट में अपीयर नहीं हुई है, मतलब वो डिफाल्टर है, इस बेस पर कोर्ट उसके सूट को डिसमिस कर देता है, तो डिसमिसल के लिए जो ऑर्डर कोर्ट पास करेगा वो डिक्री नहीं होगा। अब नेक्स्ट इसमें सेक्शन 2(3) आता है जिसमें डिक्री होल्डर की डेफिनेशन दी है कि डिक्री होल्डर किसे कहते हैं। डिक्री होल्डर इज द पर्सन इन हुज फेवर डिक्री इज पास्ड। डिक्री होल्डर का मतलब है जिसके फेवर में कोर्ट ने डिक्री पास कर दी है या कोई भी एनफोर्सिएबल ऑर्डर जिसके फेवर में पास कोर्ट ने किया है, तो उसे हम डिक्री होल्डर कहते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है। डिस्ट्रिक्ट मीन्स ए कोर्ट सिचुएट आउटसाइड इंडिया। once again district means the local limits of the jurisdiction of a principal civil court of original jurisdiction means यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि जहाँ सिविल कोर्ट जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है उसको, जो जुरिडिक्शन जिस लिमिट में होता है उसे हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में इस तरह कह सकते हैं कि जब ओरिजिनल कोर्ट को जो जुरिडिक्शन है और जितने लिमिट में उसको जुरिडिक्शन है वो उसके डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन में आएगा। डिस्ट्रिक्ट मीन्स द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ ए प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन एंड इंक्लूड द लोकल लिमिट्स ऑफ द ऑर्डिनरी सिविल जुरिडिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट। मीन्स यहाँ डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि वो पूरा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर सिविल कोर्ट को कोई भी प्रोसीडिंग करने का राइट है। सपोज करें कि ग्वालियर की सिविल कोर्ट को किसी सूट में कार्रवाई करने का राइट है, जुरिडिक्शन है, तो इस सेंस में जहाँ तक सिविल कोर्ट को जुरिडिक्शन होगा वो डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है फॉरेन कोर्ट। इट इज वेरी सिंपल। फॉरेन कोर्ट मीन्स ए कोर्ट सिचुएट आउटसाइड इंडिया and a court established or continued by the authority of central government is not a foreign court. इंडिया के बाहर जो कोर्ट इस्टेब्लिश होते हैं वो सब फॉरेन कोर्ट की कैटेगरी में आते हैं। और फॉरेन जजमेंट का मतलब है जो जजमेंट फॉरेन कोर्ट देता है वो सब फॉरेन जजमेंट होते हैं। नेक्स्ट
इसमें डेफिनेशन आती है गवर्नमेंट प्लीडर किसे कहते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में गवर्नमेंट प्लीडर को डिफाइन किया गया है, और एंड गवर्नमेंट प्लीडर इंक्लूड्स एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शंस एक्सप्रेसली imposed by the court on the government pleader and also may plead acting under the direction of government pleader। वेरी सिंपल डेफिनेशन है ये। गवर्नमेंट प्लीडर का मतलब है सीधा, जैसे हम अपने जनरल बोलचाल की लैंग्वेज में कहते हैं, सरकारी अभिभाषक। मतलब जो सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से सिविल मामलों में प्लीड करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट होता है, उसे हम गवर्नमेंट प्लीडर कहते हैं। और जो गवर्नमेंट प्लीडर के डायरेक्शन पर या गवर्नमेंट प्लीडर के असिस्टेंट के तौर पर या गवर्नमेंट प्लीडर के डायरेक्शन पर कोई काम करता है, तो उसे भी हम गवर्नमेंट प्लीडर कहते हैं। सीधी सी बात, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम इस तरह उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। गवर्नमेंट प्लीडर मीन्स सिविल केसेस में गवर्नमेंट की तरफ से प्लीड करने के लिए जो एडवोकेट अपॉइंट होता है, उसे हम गवर्नमेंट प्लीडर कहते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का मतलब क्या है? हाई कोर्ट तो जनरली आप समझते हैं कि एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होता है, बट सीपीसी में हाई कोर्ट का मतलब ये है, हाई कोर्ट इन रिलेशन टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मीन्स द हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा। इसका मतलब है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड के लिए जो हाई कोर्ट होगा वो कैलकाटा होगा, और फॉर द रेस्ट स्टेट्स, हर स्टेट का अपना अपना जो हाई कोर्ट है वो भी हाई कोर्ट की डेफिनेशन में आएगा। इंडिया एक्सेप्ट इन सेक्शन 1, 29, 43, 44, 44A, 78, 79, 82, 87A मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ। अब इसको अपन एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है, इसको अपन इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर की तरह पढ़ेंगे। बहरहाल ये तो अभी सीपीसी में ये ऐड है, इसलिए इसको हटाया नहीं गया है, बट अब हम इसका इंटरप्रिटेशन इस तरह कहेंगे। इंडिया का मतलब है टू होल ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि अब तो ये कोड जम्मू कश्मीर पर भी अप्लाई होगा। हमारे बहुत सारे लॉज जो जम्मू कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं थे, अब नाउ ऑल द लॉज शैल बी अप्लाइड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसके नेक्स्ट बाद एक वर्ड आता है जज। जज मीन्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोर्ट। जिसका मतलब है सिविल कोर्ट का जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसकी ग्रेड कुछ भी हो, चाहे वो सिविल जज क्लास 1 हो, सिविल जज क्लास 2 हो, या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो, या डिस्ट्रिक्ट जज हो, अगर ये सब अपने कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं तो दे आर विद इन द डेफिनेशन ऑफ जज। जज मीन्स ओनली द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिविल कोर्ट। नेक्स्ट वर्ड आता है जजमेंट। का क्या मतलब होता है? जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय जज ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। वेरी सिंपल, जजमेंट मीन्स द ऑर्डर गिवन or the order passed by the judge on the grounds of the judgment। अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में जजमेंट डेटर की डेफिनेशन दी गई है, और यहाँ जजमेंट डेटर का सीधा सीधा मतलब है डिक्री होल्डर वर्सेस जजमेंट डेटर। जहाँ पे जिसके फेवर में जजमेंट होता है, जिसके फेवर में डिक्री पास होती है, उसे तो हम कहते हैं डिक्री होल्डर, और जिसके अगेंस्ट डिक्री पास होती है उसे हम जजमेंट डेटर कहते हैं। सिंपल सी बात,
जिसके फेवर में डिक्री पास हुई है मीन्स विनर ऑफ द केस, वो डिक्री होल्डर है। वो डिफीटर इन ए कोई केस, वो जजमेंट डेटर है। जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास हो गई है वो जजमेंट डेटर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 11, लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसे कहते हैं। जनरली रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि पार्टीज, सिविल केस की जितनी भी पार्टीज हैं उनके बिहाफ पर कोर्ट में प्लीड करने के लिए जो रिप्रेजेंट करता है उसे हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। मतलब किसी के बिहाफ पर किसी को अपना एक अटॉर्नी अपॉइंट करना या अटॉर्नी की तरह काम करना या उसके एजेंट की तरह काम करना, जनरल सेंस में हम उसको रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और जब यही सारे लीगल पर्पस के लिए लॉफुली अपॉइंट होता है तो उसे हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में इसकी जो डेफिनेशन है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स ए पर्सन हु इन लॉ represents the state of a deceased person and includes any person who intermeddles with the state of deceased, and where a party sues or is sued in a representative character, the person on whom the estate devolves on the death of the party so suing or sued means section 2 सबसेक्शन 11 में इसकी थोड़ी सी और टेक्निकल डेफिनेशन दी गई है, जिसके हिसाब से लीगल रिप्रेजेंटेटिव, किसी पर्सन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो व्यक्ति होता है जो किसी डिसीज्ड मतलब जो जिसकी डेथ हो जाती है उसकी प्रॉपर्टी, एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी को जो हैंडल करता है, उसको केयर करता है और उसके बिहाफ पर कोई सूट पेश करता है या उसके अगेंस्ट अगर कोई सूट पेश किया जाता है तो उस डिसीज्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो अपॉइंट होता है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, या एज ए रिप्रेजेंटेटिव वो काम एक्ट करता है तो उसे हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव की यहाँ जो डेफिनेशन है तो दो पार्ट में है। एक तो वो जो किसी की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी को की देखरेख करता है और उस डिसीज्ड मीन्स जो डेड पर्सन है उसके अगेंस्ट में या उसके बिहाफ पर जो भी सूट पेश करना है तो उसके एज ए डिसीज को डिफेंड करने या उसके अगेंस्ट में जो सूट पेश किए हैं या उसके बिहाफ पर सूट पेश जो करता है वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, और वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जिसे किसी की प्रॉपर्टी मरने के बाद जिसको मिलेगी वो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब एक वर्ड आता है यहाँ पे नेक्स्ट, मीन्स प्रॉफिट किसे कहते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 मीन्स प्रॉफिट्स ऑफ द प्रॉपर्टी मीन्स दोज प्रॉफिट्स which the person in wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom, together with interest on such profit, but shall not include profit due to improvement made by the person in wrongful possession। यहाँ पे मीन्स प्रॉफिट का मतलब है कि जब कोई किसी प्रॉपर्टी को रॉन्गफुल तरीके से अपने पोजीशन में ले लेता है, जिसको हम सीपीसी की लैंग्वेज में एडवर्स पोजीशन कहते हैं, मीन्स अनलॉफुल पोजीशन या रॉन्गफुल पोजीशन। तो जो प्रॉपर्टी को किसी की रॉन्गफुल पोजीशन में लेता है तो उस प्रॉपर्टी से उसको जितने भी बेनिफिट्स होते हैं, जो प्रॉफिट्स होते हैं और उनका इंटरेस्ट, वो सब मीन्स प्रॉफिट होते हैं। सपोज करिए कि ए हैज़ टेकन इनटू पोजीशन द फील्ड ऑफ बी फोर्सिबली, ए ने बी के खेत को फोर्सिबली अपने पोजीशन में ले लिया, तो बी के उस फील्ड में जितनी भी क्रॉप होती है उस क्रॉप्स
उसका जो इंटरेस्ट होगा, जितने भी बेनिफिट्स उस फील्ड से होंगे वो सब मीन्स प्रॉफिट होंगे। बट इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, इसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट ए ने कर दिया है उस लैंड पर, सपोज करिए कि जो लैंड पर उसने पोजीशन किया है उस पर पहले बेल नहीं था, ट्यूबवेल नहीं था, और ए ने जिस लैंड पर रॉन्गफुली पोजीशन लिया है उस पर कुआं या ट्यूबवेल बना लेता है और उससे जो फायदे होते हैं वो मीन्स प्रॉफिट नहीं है। मीन्स प्रॉफिट अगर रॉन्गफुल पोजीशन ने के इम्प्रूवमेंट की वजह से हो रहे हैं तो वो मीन्स प्रॉफिट नहीं है। मीन्स प्रॉफिट का मतलब ये वो सारे प्रॉफिट्स जो उस प्रॉपर्टी पर जिस पर रॉन्गफुल पोजीशन किया गया उससे मिलते हैं, इसे मीन्स प्रॉफिट कहते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स। मूवेबल प्रॉपर्टी की यहाँ जो डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 213 में बड़ी लिमिटेड डेफिनेशन है। वैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है और यहाँ सीपीसी में मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। जनरली आप जानते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, मूवेबल एंड इमूवेबल। इमूवेबल इंक्लूड्स ऑल property which cannot be conveyed from one place to another place, whereas movable property easily could be conveyed from one place to another place. But here यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी में उगती हुई घास को भी मूवेबल प्रॉपर्टी माना गया है। मतलब इसका ये हुआ कि रेस्ट ऑफ द थिंग, जो बाकी चीजें मूवेबल हैं वो तो मूवेबल हैं ही, लेकिन यहाँ ग्रोइंग क्रॉप को भी, जो उगती हुई फसल है उसको भी मूवेबल प्रॉपर्टी माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि कोई भी क्रॉप है उसका यूज जब उसको कट ऑफ कर दिया जाए, सीवियर फ्रॉम अर्थ कर दिया जाए, तभी उसका यूज पॉसिबल होता है। इसलिए इसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, भले ही वो जमीन से लगी हुई होती है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स। नेक्स्ट आता है ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स द डिसीजन प्रोनाउंस्ड बाय ए सिविल कोर्ट विच इज नॉट डिक्री। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऑर्डर का मतलब है जो डिक्री नहीं है। मैंने आपको पहले ही बतलाया था कि ऑर्डर ऑलवेज अपीलेबल नहीं होते हैं, डिक्री ऑलवेज अपीलेबल होती है, ये बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है प्लीडर। प्लीडर का मतलब क्या है? प्लीडर मीन्स एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू अपीयर एंड प्लीड फॉर अनदर इन कोर्ट एंड इंक्लूड्स एन एडवोकेट, ए वकील एंड एन अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट। सिविल कोर्ट में जो प्रोसीडिंग करने के लिए पार्टी के बिहाफ पर या जिसको पार्टी ने एंटाइटल किया है उसे हम प्लीडर कहते हैं। प्रेस्क्राइब मीन्स प्रेस्क्राइब बाय द रूल्स। यहाँ कोई लंबी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, इजीली आप समझ सकते हैं इसको। प्रेस्क्राइब मीन्स प्रेस्क्राइब बाय द रूल्स। पब्लिक ऑफिसर मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग: every judge, every member of all India service, every commissioned or the gazetted officer in military, naval or the air force of the union while serving under the government, every officer of a court of justice whose duty it is as such officer to investigate or report on any matter of law or fact, or to make, authenticate or keep property, to execute any judicial process, or to administer any oath, or to interpret or to preserve order in the court, and every person especially authorized by a court of justice to perform any of such duties. Every person who holds any office by virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement, every officer in service
or pay of the government are remunerated by the fees of commission for performance of any public duty. Rules means rules and forms contained in first schedule are made under section 122 or one section 125. So these are the important terminology here for our एक्सप्लेनेशन. तो यहाँ पब्लिक ऑफिसर की ही डेफिनेशन थोड़ी लेंदी है, टेक्निकल तो नहीं है. और यहाँ पे पब्लिक ऑफिसर का मतलब ऑलमोस्ट वही है जो इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 21 में है. सेक्शन 21 में जिनको पब्लिक सर्वेंट माना गया है ऑलमोस्ट सभी वो यहाँ पे पब्लिक ऑफिसर होते हैं. अब शेयर इन ए कॉर्पोरेशन shall be deemed to include stock, debenture, stock, debenture of bond. कॉरपोरेशन के जो शेयर हैं उसमें स्टॉक और जो डिवेंचर हैं इनको इंक्लूड किया गया है. साइंड सेव इन केस ऑफ ए जजमेंट और डिक्टी इंक्लूड्स स्टैम्प्ड. साइन और स्टैम्प्ड, साइन में स्टैम्प भी इंक्लूड है. और थैंक यू वेरी मच. अब इसमें कुछ अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो सीपीसी के कीवर्ड हैं, हमको समझने चाहिए. जैसे एफिडेविट तो आप समझते हैं. एफिडेविट मीन्स द डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय द नोटरी ऑन ओथ. अपील मीन्स चैलेंजिंग द जजमेंट बिफोर हायर कोर्ट अगेंस्ट द लोअर कोर्ट. काज ऑफ एक्शन मीन्स द रीजन ऑफ इंस्टीट्यूशन द सूट. Defendant means the person against civil suit is filed. Issue means the conflict on the fact of pleading between plaintiff and defendant. Jurisdiction means the local area under which the court may exercise the power. Plaint means the document by which plaintiff institute his suit. Suit means filing the civil case. Summons means the notice which is issued by the court for calling the parties in a court. Written statement means the reply filed by the defendant in a court where plaint has been filed against him. And with this, thank you very much.